हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विश्वजीत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पंडित पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा ये सेशन चल रहा था भारतीय राज्य व्यवस्था का और हम आज इसमें कंटिन्यू करने वाले हैं। आज है हमारा सेशन संघ एवं इसका क्षेत्र, ठीक है। और आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं या अनुच्छेद, ठीक है ना, अनुच्छेद एक से लेकर के, ठीक है ना, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक की बात करेंगे, ठीक है ना। अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक जो है वो संघ और इसके क्षेत्र से संदर्भित सारी चीजें यहाँ पे आपको बताई गई हैं, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के परिदृश्य में जो भी चीजें देखने को मिलेंगी, जो भी कानून बन रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए 1 से 4 तक का जो आपको अनुच्छेद है उसमें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। वो सारा मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाते जाऊंगा, ठीक है। तो चूंकि इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक तो पढ़ेंगे हम इसको 1 से लेकर 4 तक, आज अनुच्छेद के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद एक पार्ट और मैं इसका बनाऊंगा जिसमें हम राज्यों के पुनर्गठन के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना, कि कैसे जो है राज्यों को विभाजित किया गया, कौन से राज्य कब बने, ये हम क्या करेंगे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इस अनुच्छेद पे चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, जरा बात करेंगे अनुच्छेद 1 की, ठीक है ना। हम शुरू करते हैं कहां से, अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 1 से, ठीक है। अनुच्छेद 1 ये क्या है, चूंकि क्या है ना, अगर आप राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, संविधान भी आपको उसी में ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए एक एक करके मैं आपको चर्चा करते चलूंगा। देखिए क्या कहता है, अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। क्या कहता है अनुच्छेद 1 कि भारत क्या है, भारत राज्यों का संघ है। संघ का मतलब यहां पे फेडरेशन से नहीं है, क्योंकि अगर हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी की बात में ये होती है दोस्तों कि फेडरेशन का अर्थ भी हिंदी होता है, यूनियन का अर्थ भी हिंदी होता है। तो हमारे यहाँ फेडरेशन नहीं है, ठीक है ना, फेडरेशन नहीं है, हमारे यहाँ क्या है, यूनियन है, ठीक है ना। आप यूनियन याद रखिएगा। हमारे यहाँ संघ का मतलब ये होगा इंग्लिश में यूनियन, ठीक है। यानी कि कहा जा रहा है कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है। कैसे है जरा देखिएगा, कई सारे राज्य, ठीक है ना, कई सारे राज्य क्या होते हैं दोस्तों, मिल करके एक संघ का निर्माण करते हैं, अर्थात भारत का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये सारे राज्य, देखिए मैं जो आपको ये सब गोला पार के दिखाया हो ना, ये सारे क्या हैं, राज्य हैं। और ये जब राज्य क्या हुए हैं, एक समूह में आए हैं, एक यूनियन में आए हैं, तब जाकर के एक पूरे संघ का क्या हुआ है, निर्माण हो गया है, ठीक है ना। एक पूरे संघ का निर्माण हो गया जिससे हम कहते हैं भारत, ठीक है ना। भारत कहते हैं, बहुत सारे लोग इंडिया कहते हैं, कोई हिंदुस्तान कहता है, ठीक है, बात उस चीज की नहीं है। यानी हमारा अनुच्छेद कहता है कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है। भारत कोई अलग से कोई चीज नहीं है, बल्कि ये क्या है, जो राज्य है ये आपस में मिल करके, इनको आपस में जोड़ करके क्या किया गया है, संघ बना करके एक भारत का निर्माण किया गया है। बात समझ में आ रही है, ये कहता है आपका अनुच्छेद 1। लेकिन क्या राज्य यहाँ पे समूह में है, संघ यूनियन में है, तो भारत का निर्माण हो गया, तो क्या ये अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था अनुच्छेद 1 के लिए कि देखिए क्या है, राज्य जो है ना, इनके ये जो संघ बना है, राज्यों का ये जो संघ बना है, इनमें किसी राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है ये। यानी जो संघ बना, इस संघ बनाने के लिए इन राज्यों के बीच किसी प्रकार का समझौता नहीं है, ठीक है ना, कि चलिए हम लोग मिल करके एक संघ बनाएंगे तो समझौते का परिणाम नहीं है, ये कहा डॉक्टर अंबेडकर ने। और इसी में अगला पॉइंट उन्होंने कहा कि राज्यों को इस संघ से विभक्त होने का भी अधिकार नहीं है। राज्य जो है संघ से अलग नहीं हो सकते हैं, ये भी डॉक्टर अंबेडकर ने कहा। तो 2 बातें अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं यूपीएससी या यूपीपीसीएस में अनुच्छेद 1 के ऊपर या फिर संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र के ऊपर, तो आप यहाँ पे ये बातें कोट कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के देख के कहिएगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जो ये राज्य संघ का निर्माण कर रहे हैं, इनके बीच किसी भी प्रकार का समझौता नहीं है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। दूसरी चीज ये है कि ये जो राज्य हैं, ये प्रत्येक राज्य संघ से जो है वो विभक्त नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि विभाज्य, ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा, विभाज्य राज्य का, ठीक है, क्या है, अविभाज्य संघ। विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। यानी कि राज्यों को तो हम विभाजित कर सकते हैं, लेकिन राज्य जो है संघ से विभाजित नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। लेकिन वही अमेरिका में क्या है, अमेरिका में जो राज्य है ना, वो सारे मिल करके उनके बीच एक समझौता है, और समझौता करने के बाद जो है ना वो एक संघ का निर्माण करते हैं, ठीक है, जिसको हम अमेरिका बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। तो वहां पे 50 राज्यों
को मिला करके एक संघ बनाया गया। तो हमारे यहाँ संघ का अर्थ इंग्लिश में होता है यूनियन, लेकिन अमेरिका में जो संघ का अर्थ होता है वो होता है फेडरेशन, ठीक है ना। वहां पे जो राज्य हैं, राज्यों को विभक्त आप नहीं कर सकते हैं, और यानी कि वहां के राज्य भी, राज्यों को आप विभक्त नहीं करेंगे तो राज्य भी संघ से विभक्त नहीं होंगे। यानी हमारे यहाँ कहा जाता है दोस्तों कि विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है, ठीक है ना। लेकिन वही अमेरिका की बात अगर आएगी तो वहां कहा जाएगा कि अविभाज्य राज्यों का विभाज्य संघ है, ठीक है ना, अविभाज्य राज्यों का। यानी कि भारत में क्या कहा जाता है, भारत में है आपका, भारत में क्या होता है, विभाज्य, ठीक ना, विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ, ठीक है ना, अविभाज्य संघ, ठीक है। लेकिन अगर बात करेंगे अमेरिका में, ठीक है ना, अमेरिका की बात करेंगे दोस्तों, तो अमेरिका में कहते हैं क्या कि अविभाज्य, ठीक है ना, अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ, ठीक है ना, अविभाज्य संघ। बात समझ में आई। लेकिन भारत में संघ का तात्पर्य क्या है, यूनियन है, और वहां पे संघ का तात्पर्य है फेडरेशन, ठीक है ना, फेडरेशन इंग्लिश में याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम राज्यों को तो विभक्त कर सकते हैं, राज्यों को विभक्त नहीं करते हैं क्या, जैसे कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, तेलंगाना बना आंध्र प्रदेश से कट करके, राज्यों को हमने अलग किया ना। लेकिन क्या राज्य भारत से अलग हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए कहा गया कि विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ, और अमेरिका में कहा गया अविभाज्य राज्यों का विभाज्य संघ, ठीक है। इन दोनों चीजों पे जरा गौर करिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है ना। चलिए अब बात होगी यहाँ पे अनुच्छेद 1 की, जिसमें हमने समझ लिया है कि जो ये राज्य हैं ये सारे एक यूनियन में आते हैं, एक संघ बनाते हैं, ठीक ना, आपस में क्या होते हैं, आपस में आकर के एक संघ का निर्माण करते हैं। इसीलिए कहा गया भारत जो है वो राज्यों का संघ है, ठीक है, भारत जो है राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में कहा गया यानी सारे राज्य जो हैं वो मिलकर के एक संघ का निर्माण करते हैं। लेकिन वहीं अम्बेडकर जी ने कहा कि इनके बीच कोई समझौते का परिणाम नहीं है ये संघ। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि राज्यों को जो है संघ से विभक्त होने का अधिकार नहीं है, ठीक है। इस बातों को आप भली भांति समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 2 के बारे में, ठीक है। आखिर ये अनुच्छेद 2 क्या कहता है, चलिए इस पे जरा चर्चा कर लेते हैं। एक एक अनुच्छेद में आपको रटा दूंगा, ठीक है ना, बस आप देखते रहिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 2। अब अनुच्छेद 2 के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये क्या थे, सभी राज्य मिल करके बच्चा ये क्या कर रहे थे, संघ का निर्माण कर रहे थे, भारतीय संघ का, ठीक है। ये सभी राज्य मिल करके क्या कर रहे थे, एक भारतीय संघ का निर्माण कर रहे थे बच्चा, ठीक है ना, भारतीय संघ का निर्माण कर रहे थे ये सारे राज्य मिल करके। लेकिन वही अनुच्छेद 2 कहता है बच्चा कि अगर कोई ऐसा राज्य जो भारतीय संघ में, ठीक है ना, भारत के संघ में के संघ राज्य क्षेत्र में नहीं है या उससे बाहर है, यानी भारतीय संघ राज्य क्षेत्र से क्या है, बाहर का राज्य है, अगर उसको हम अपने अंदर क्या करते हैं, समाहित करना चाहें, उसको अपने अंदर क्या करें, समाहित करना चाहें और उसका गठन करना चाहेंगे, तो ये कार्य हम करेंगे अनुच्छेद 2 से, ठीक है ना। यानी अनुच्छेद 2 कहता है बच्चा कि अगर हमारे राज्य संघ से बाहर का कोई राज्य अगर हमारे अंदर क्या होता है एंटर, हम उसको क्या करते हैं, अपने यहाँ लाना चाहते हैं, अपने राज्य में उसको शामिल करना चाहते हैं, भारत में शामिल करना चाहते हैं या फिर उसका गठन करना चाहते हैं, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि वो कहीं ना कहीं अनुच्छेद 2 के तहत ही हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि सिक्किम जो था हमारा राज्य नहीं था, ठीक है ना, हमारा देश नहीं था, यानी कि सिक्किम को हमने क्या किया, जब अपने यहां शामिल किया था तो वहां पे हमने क्या किया, इसी अनुच्छेद 2 के तहत उसको शामिल किया गया था। यानी अनुच्छेद 2 ये कहता है कि किसी हम बाहरी राज्य को अगर संघ में हम शामिल करते हैं और उसका गठन करते हैं तो हम क्या है, यहाँ पे आपको अनुच्छेद 2 का प्रावधान लागू हो जाता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 2 के प्रावधान में क्या कहा गया है बच्चों कि बाहरी राज्यों को भारत में शामिल करना और उसका गठन, ठीक है ना। बाहरी राज्यों को जो संघ में नहीं है, सिक्किम क्या था पहले, जो वो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं था दोस्तों, ठीक है ना, वो एक हिमालयी राज्य था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था कि उस पे जो है खतरा जब मंडराने लगा चीन वगैरह का, तो उसने भारत से कहा कि भाई हम आपके राज्य में शामिल होना चाहते हैं। तो भारत के पास भी क्या था, प्रावधान था कि अगर बाहर का राज्य हमारे संघ में शामिल होना चाहता है तो हम उसको शामिल भी करेंगे और उसका राज्य का गठन भी करेंगे, और वो हो पाएगा अनुच्छेद 2 से, ठीक है ना। यानी क्या हुआ, इस सिक्किम को हमने क्या कर लिया था, अब यहाँ पे शामिल कर लिया, ठीक है, अपने राज्य में, ठीक है। यानी बाहर का कोई राज्य अगर संघ में शामिल होना चाहता है, गठन करना है, तो वो अनुच्छेद 2 के तहत होता है, ठीक है ना। इस चीज को आप भली भांति जान गए होंगे, और एग्जाम्पल में आप सिक्किम का एग्जाम्पल दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी। अब जरा देखिएगा यहाँ पे अनुच्छेद 2 यहाँ पे आप समझ गए हैं, ठीक है ना।
तो अनुच्छेद 2 का मतलब क्या हुआ, बस आप इतना याद रखिएगा कि बाहरी राज्यों को अंदर लेके आना है, ठीक है ना। बाहरी राज्य यानी कि जो हमारे राज्य नहीं है, हमारे देश नहीं है, उनको क्या करना है, अपने राज्य के अंदर समाहित करना है, शामिल करना है, उनका गठन करना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, अनुच्छेद 2 का वहां पे प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेंगे, ये चीजें आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अनुच्छेद 3 की, ठीक है ना। अनुच्छेद 3 की बात करते हैं दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 3। चलिए अनुच्छेद 3, अब अनुच्छेद 3 क्या है जरा देख लेते हैं। यहाँ पे अनुच्छेद 3 जो है ना, अभी मैंने आपको क्या बताया कि अनुच्छेद 2 बाहरी राज्यों के बारे में बात कर रहा था, ठीक है ना, कि बाहरी राज्य को, जो हमारे राज्य नहीं है, जो हमारे राज्य संघ राज्य क्षेत्र में नहीं है, उनको अपने संघ राज्य क्षेत्र में शामिल करने के लिए अनुच्छेद 2 का हम यूज कर रहे थे। लेकिन अनुच्छेद 3 कहता है बच्चा कि जरा देखिएगा अनुच्छेद 3 क्या कहता है, 4 प्रावधान करता है अनुच्छेद 3। पहला प्रावधान है कि अगर भारतीय क्षेत्र में किसी राज्य क्षेत्र को, ठीक है ना, किसी राज्य क्षेत्र को अगर हम अलग करके 2 भागों में विभक्त कर दें, अलग करके 2 भागों में विभक्त कर दें, ठीक है ना, भारतीय, ठीक ना, भारतीय राज्य क्षेत्र, ठीक ना, राज्य क्षेत्र को 2 भागों में विभक्त, ठीक ना, 2 भागों में, ठीक है, चलिए यहाँ पे भागों में विभक्त कर दें, यानी भारतीय क्षेत्र को 2 भागों में विभक्त कर दें। जैसे कि आप देखिएगा आंध्र प्रदेश से आपका तेलंगाना को अलग किया गया, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया, और बिहार से जो है झारखंड को अलग किया गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, एक राज्य के 2 हिस्से किए ना, एक राज्य के 2 हिस्से कर दिए हमने। तो एक राज्य का जब 2 हिस्सा हो गया बच्चों, तो वहां पे क्या होगा, वो किस प्रकार से करेंगे, किस अनुच्छेद से करेंगे। संविधान में प्रावधान तो दिया गया है ना कि जब राज्य में क्या हो जाए, जब राज्यों को अगर आपको बांटना है, जब राज्यों को अलग अलग करना है, जैसे कि मान लीजिए क्या था कि जो मध्य प्रदेश से आपका छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, और हमारे यहां से उत्तर प्रदेश से अगर आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था, वो किस प्रावधान से हुआ था, तो अनुच्छेद 3 के प्रावधान से ही किया गया था, ठीक है ना, अनुच्छेद 3 के प्रावधान से। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि क्यों किया गया, क्योंकि संविधान में लिखा गया, अम्बेडकर जी ने बताया भी है इस बारे में कि हमारे यहाँ क्या है कि विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ, यानी कि विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। यानी राज्यों को तो हम विभाज्य कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, लेकिन वो संघ से विभाजित नहीं होंगे। जैसा कि अभी आपको देखने को मिल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, अनुच्छेद 3 से राज्यों को हम विभक्त कर रहे हैं, ठीक है ना, ये हो गया। और दूसरी चीज इसमें क्या कह रहा है, किसी राज्य क्षेत्र, ठीक है, किसी राज्य क्षेत्र को हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, किसी राज्य क्षेत्र को हम बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। चलिए किसी राज्य क्षेत्र, ठीक है ना, किसी राज्य क्षेत्र की सीमा को, ठीक है ना, सीमा या राज्य क्षेत्र को, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी राज्य क्षेत्र को क्या कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। यानी कि देखिएगा, अगर मुझे हमें ऐसा लगता है, हमारे संविधान जैसे कि हमारे संसद को ऐसा लगता है कि जरूरी है इस राज्य क्षेत्र को बृहत करना, ठीक है, तो वो राज्य क्षेत्र को बढ़ा भी सकती है दोस्तों, ठीक है ना, वो राज्य क्षेत्र को बढ़ा भी सकती है। अगर वो राज्य क्षेत्र को बढ़ाएगी तो किसके अनुसार बढ़ाएगी, तो अनुच्छेद 3 के अनुसार बढ़ाएगी, ठीक है ना। जरा आप देखिएगा, अनुच्छेद 3 जो है वो संघ में शामिल राज्यों के परिवर्तनों से संबंधित है, ठीक है ना, लेकिन वही अनुच्छेद 2 जो था वो संघ के बाहर के राज्यों को भारत में शामिल करने से संबंधित था, ठीक है ना। इन दोनों चीजों पे आप ध्यान दीजिएगा। बात ये समझ में आ गई है। अब तीसरी बात ये हो रही है कि देखिए, अगर बढ़ा सकती है तो घटा भी तो सकती है, ठीक है, तो किसी राज्य क्षेत्र को क्या कर सकती है, घटा सकती है, ठीक है, घटा सकती है। यानी कि अनुच्छेद 3 के द्वारा क्या है, संसद क्या करेगी कि किसी राज्य क्षेत्र को जो है वो घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है। और दूसरी चीज यहाँ पे चौथी चीज अगर आती है, किसी राज्य की सीमाओं में भी परिवर्तन हो सकता है, किसी राज्य की सीमाओं में भी परिवर्तन किया जा सकता है, किसी राज्य की सीमाओं में, ठीक है ना, सीमाओं में परिवर्तन, ठीक है ना, परिवर्तन, यानी किसी राज्य की सीमा में भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। अगर किसी राज्य की सीमा में दोस्तों परिवर्तन करेंगे तो किसके अनुसार करेंगे, तो अनुच्छेद 3 के अनुसार किया जाएगा। बात समझ में आ रही है, वो अनुच्छेद 3 के अनुसार होगा। जैसे कि हमने जम्मू और कश्मीर को क्या किया है, बांट करके लद्दाख अलग कर दिया, और यहाँ पे क्या कर जम्मू कश्मीर अलग कर दिया, ये भी कहीं न कहीं अनुच्छेद 3 का ही प्रावधान वहां पे लागू किया गया था, ठीक है ना। अब बात करते हैं पांचवा प्रावधान दोस्तों, ये कहता है कि राज्य के, ठीक है ना, राज्य के नाम में क्या है, परिवर्तन, ठीक है ना, राज्य के नाम में
परिवर्तन। यानी कि अगर आप क्या करेंगे, अगर आपको किसी राज्य का नाम चेंज करना है, उसका नाम बदलना है, तो आपको कहां जाना पड़ेगा, सीधे अनुच्छेद 3 के प्रावधानों के तहत आप उस राज्य के नाम को भी बदल सकते हैं। यानी कि आपको इन चारों चीजों में, पांचों चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। जब आपको क्या है ना कि प्रीलिम्स एग्जाम में जो है आपसे ये चीजें दे करके पूछ लेता है डायरेक्ट, ठीक है, तो जरा आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि दोस्तों अब देखिए अनुच्छेद 2 और 3 में लोगों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है। मैंने बताया कि अनुच्छेद 2 क्या करता है, वो संघ से बाहर के राज्यों पे कार्य करता है, ठीक है ना। यानी संघ से जो बाहर राज्य है उनको संघ में शामिल करना और राज्यों के गठन के रूप में काम करता है, ठीक है ना। लेकिन अनुच्छेद 3 क्या करता है, संघ में शामिल जो राज्य हैं उनके अंदर जो है विभाजन का कार्य या फिर उनको विभक्त करना या किसी प्रकार से उनके राज्य क्षेत्र को बढ़ाना या राज्य क्षेत्र को घटाना या उनके सीमाओं में परिवर्तन या फिर कह सकते हैं उनके नाम में जो परिवर्तन है, ये सारी चीजें जो है आपको अनुच्छेद 3 के प्रावधान से करनी पड़ेगी, ठीक है। वहीं अब देखिएगा अनुच्छेद 4 पे हम जरा बात करते हैं, ठीक है ना। अनुच्छेद 4 पे, ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा आपको यहां पे बता दूं अनुच्छेद 4, ठीक है ना। अनुच्छेद 4 भी जो है ना वो कुछ नहीं है, बस आपको आराम से याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही आसान है। अनुच्छेद, ठीक है, 4 देखिए ये क्या कहता है बच्चा, ये सिर्फ इतना ही कहता है ना कि जो अनुच्छेद 2 है और अनुच्छेद 3 है, क्या कहता है बच्चा, जो अनुच्छेद, ठीक है ना, अनुच्छेद 2 है और क्या है बच्चा, अनुच्छेद 3, ठीक है ना, अनुच्छेद यहां पे जो 3 है, इन तीनों में का जो यूज हम करते हैं ना, इन तीनों का जो यूज करते हैं ये साधारण संशोधन से करते हैं। यानी कि जो देखिए इसके लिए किसी विशेष प्रकार का संशोधन की जरूरत नहीं है, साधारण बहुमत से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इन तीनों में संशोधन कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि अनुच्छेद 4 बच्चा सिर्फ इतना कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के द्वारा जो संशोधन किया जाएगा राज्यों में या फिर राज्यों को शामिल करना है, ये साधारण बहुमत से होगा बच्चा। किसके होगा, साधारण बहुमत से होगा। क्या होगा, साधारण बहुमत से ही क्या होगा, इसका संशोधन किया जाएगा, न कि किसी विशेष संवैधानिक संशोधन के द्वारा, ठीक है ना। विशेष संवैधानिक संशोधन मतलब कि ये होता है कि 368 अनुच्छेद 368 के द्वारा अगर जो संविधान संशोधन होता है उसको हम कहते हैं क्या है, वो विशेषता साधारण संशोधन कहलाता है। यानी कि बस इतना ही कहता है अनुच्छेद 4 कि जो भी अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंदर क्या होंगे, संशोधन होंगे, वो अनुच्छेद 368 के तहत नहीं होंगे बल्कि साधारण बहुमत के द्वारा ही होंगे, ठीक है ना। लेकिन जरा एक बात और याद रखिएगा अनुच्छेद 3 के संबंध में, ठीक है ना। अनुच्छेद 3 के संबंध में अनिवार्य बात बच्चा आपको ये याद रखना है कि अगर अनुच्छेद 3 का यूज करना है इनमें से पांचों में से किसी एक का, ठीक है ना, या फिर किसी सबकी का अगर आपको यूज करना है तो सबसे पहले आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी, ठीक है ना। संसद को क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ेगा और इसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है, साधारण बहुमत से ही क्या हो जाएगा, इनमें चेंज हो सकता है, ठीक है ना, या हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपका अनुच्छेद 4 आपको ये प्रावधान देता है बच्चा कि आप अगर अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का यूज करना चाहते हैं तो साधारण बहुमत का मतलब ये होता है कि आपको जो है ना संसद का बहुमत प्राप्त करना होता है। अगर आपने संसद का बहुमत मत प्राप्त कर लिया तो आप यहाँ पे संशोधन कर सकते हैं, अन्यथा आप संशोधन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। और उसके लिए किसी विशेष बहुमत का मतलब ये होता है कि 368, ठीक है ना, संविधान संशोधन जो है आपको करना पड़ेगा 368 के द्वारा, अगर अनुच्छेद के द्वारा, वो कहलाएगा विशेष बहुमत, ठीक है ना, 2/3 बहुमत से पास करना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ क्या है, आपको अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 साधारण बहुमत से ही पास हो जाएंगे। लेकिन अनुच्छेद 3 में अगर आपको यूज करना है तो आप राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही क्या करेंगे, आप इसको ला सकते हैं, ये विधेयक आप ला सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात और याद रखिएगा, जब जिस राज्य के नाम में आपको परिवर्तन करना है, जिस राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, उसके राज्य क्षेत्र को बढ़ाना है या उसको विभक्त करना है, तो वहां के विधानमंडलों को भी क्या करना पड़ेगा, आपको सूचित करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि संसद उन विधानमंडलों के उनके विधानमंडलों के मतलब जो भी निर्णय होंगे उनको मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है ना। अब ये नहीं कि मैं कह रहा हूं कि मैं उत्तर प्रदेश को बांटना चाहता हूं, संसद बांटना चाहती है उत्तर प्रदेश को 2 भागों में, लेकिन उत्तर प्रदेश की विधानमंडल ये कहे कि हम तो नहीं बांटना चाहेंगे, ठीक है ना, तो संसद बाध्य नहीं है इनकी बातों को मानने के लिए, वो बांट देगी, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले उसको राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ता है, ये सारी बातें हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने ये अनुच्छेद जो है 1 से लेकर के 4 तक आपको बखूबी अच्छे से एक एग्जाम्पल देके मैंने समझाने का प्रयास किया है। और आज के लिए दोस्तों इतना ही, जय हिंद।